हेलो एवरीवन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पार्ट 7 की वीडियो में आपका स्वागत है। एंड जैसा कि आपको पता है, कुछ वीडियोस मेरी बहुत टाइम पहले की हैं, बट डोंट वरी, टुडे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एक्चुअली मैं सारी की सारी वीडियोस रेगुलरली पोस्ट करूंगा। और इसकी एक वजह भी है, बिकॉज आई हैव रिकॉर्डेड दम। मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड कर भी दिए हैं और अब ये सारी की सारी शेड्यूल में लगी हुई हैं। एक दिन छोड़ करके, हर एक दिन मतलब नॉट एक दिन छोड़ करके, मतलब रेगुलरली आपको मिल जाएंगी सारी वीडियोस। ओके। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैं आपको दो एक्स्ट्रा चीज़ें देने वाला हूँ। द फर्स्ट वन इज द नोट्स एंड द सेकंड वन इज एमसीक्यू प्रैक्टिस। और ये सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा? ये जो वेबसाइट दे रखी है ना, आई टेस्ट सीरीज, इस पर आपको मिल जाएगा। पर्टिकुलरली अगर आप पार्ट 6 की कहेंगे या पार्ट 7 के एमसीक्यूज ढूंढना चाहेंगे तो वो शायद ना मिले, लेकिन आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज वो सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि पहले का हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक आइडिया ले लेते हैं कि जो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पोर्शन जो पढ़ रहे हैं वो है क्या बेसिकली। तो देखिए, होता क्या है कि जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो वर्क करता है आफ्टर दी प्यूबर्टी, है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि ये प्यूबर्टी है, और जब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाएगी, यानी कि हाँ, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल एक टाइम पे आके रुक जाती है ह्यूमन फीमेल्स में। तो इस ड्यूरेशन का जो टाइम पीरियड है, इसको हम बोल रहे हैं कि ये है फीमेल का रिप्रोडक्टिव फेज, ह्यूमन फीमेल का रिप्रोडक्टिव फेज। ओके, ये मेनोपॉज जो आएगा वो लगभग लगभग 45 से 50 साल के आसपास का आता है। और ये जो हमारी जो प्यूबर्टी वाला जो एज का फैक्टर है, इट कैन बी अबाउट फ्रॉम 11 to 15, या इसको 11 to 13 भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिप्रोडक्टिव फेज है। इस रिप्रोडक्टिव फेज के टाइम पर ही मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल मान लीजिए एब्रप्ट हो जाए या कैसे कैसे चलती है, बेसिकली वो पढ़ना है। तो अब इसमें दो मेन चीजें पढ़ते हैं सबसे पहले। ओके, सो द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। अब ये एक वर्ड आ गया यहाँ पर, प्राइमेट्स। तो ये प्राइमेट्स क्या होते हैं? दरअसल प्राइमेट्स में ना हम मंकी को भी इंक्लूड करते हैं, हम एप्स को भी इंक्लूड करते हैं, और ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये प्राइमेट्स है क्या बेसिकली? ये हायर मैमल्स की कैटेगरी आती है। तो उसमें हमारे मंकीज भी आते हैं, एप्स भी आते हैं, और ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। हायर मैमल्स का मतलब जिनके बेसिकली जो फेस है वो फ्लैट है, फेस पॉइंटेड नहीं है, जैसे कि हॉर्स वगैरह के पॉइंटेड होते हैं, जेब्रा वगैरह के पॉइंटेड होते हैं। जिनके पॉइंटेड नहीं है उनको हम प्राइमेट्स में इंक्लूड करते हैं। एग्जैक्टली नहीं, बट समझने के लिए हमारे लिए काफ़ी है। ओके, एप्स में आ गए आपके गुरिल्ला वगैरह, है ना, गुरिल्ला, चिंपैंजी, गिबन्स, ये सब एप्स में आते हैं। मंकी, आपको पता ही है मंकी क्या होता है, ह्यूमन बींग्स। अच्छा, एक और चीज़, ग्रेटर एप्स की कैटेगरी में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। क्या कहा मैंने? ग्रेटर एप्स की कैटेगरी में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होइएगा, डोंट वरी, जब हम ये इवोल्यूशन पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द ह्यूमन फीमेल प्राइमेट्स, यानी कि जो मंकी, एप्स और ह्यूमंस में है, उसमें लगभग लगभग सिमिलर है। ओके, इस कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल में चलती है। ओके, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट द प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्क। अब देखो यहाँ पर जो एक टर्म है ना, मेनार्क, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कह रहे हैं कि जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होगा। अब ये मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है, जिसको नहीं पता मैं बताया तो, मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है व्हेन द फीमेल, जो ह्यूमन फीमेल है, उसकी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाए। मतलब दैट जो मेंसेस होते हैं, जो ब्लड फ्लो है ना, जो ब्लड फ्लो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो दैट बेसिकली मार्क्स, पहली जो होती है, दैट मार्क्स द स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल। और उसी को हम क्या बोलते हैं? मेनार्क बोलते हैं। तो इसका मतलब, मैंने जो यहाँ पे ग्राफ बनाया था, मैं ये कह सकता हूँ कि फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो मेन आर्क से लेकर के कब तक चलती है? मेनोपॉज तक। क्योंकि लास्ट में जो आता है उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। ये आपने शायद लोअर क्लासेस में एक थोड़ा बहुत आइडिया लिया होगा, है ना। तो मेनार्क से लेके मेनोपॉज, ये 10th में पढ़ाया जाता है। ओके, नाउ इन ह्यूमन फीमेल्स, अब ह्यूमन फीमेल्स की अगर बात करें, द मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड ऑन एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज। मतलब बार बार 28 से 29 डेज बाद ये बार बार रिपीट होती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर 28 to 29 का डेटा दे रखा है, तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी में 35 डेज भी हो सकती है, किसी किसी में 25 डेज भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन हॉर्मोन्स। ये टोटली जो फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो टोटली हॉर्मोन्स पे डिपेंड करती है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट टेक फॉर ग्रांटेड कि 28 डेज ही है।
किसी किसी में 3-3 महीने तक नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऐसा भी केसेस होते हैं कहीं कहीं पर। रीजंस अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होने के बहुत सारे हो सकते हैं, मे बी हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, मे बी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, तो बहुत सारी चीज़ें फैक्टर में आती है। Okay, and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle. तो उसके बीच में जितना भी कुछ ड्रामेटिक फेज होता है पूरा का पूरा, मतलब मेनार्क से लेके एक मेनार्क से स्टार्ट हुई, उसके बाद एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर तीसरी, जो साइकिल्स के बीच में जो ड्रामेटिक फेज है बेसिकली उसी को हम बोल रहे हैं कि वो पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल बनाएगा। अब उसके बीच में होता क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। क्योंकि ये 28 डेज है, तो जब आप कोई साइड बुक पढ़ोगे तो उसमें ना यह इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल को लूनर साइकिल भी बोला जाएगा। तो लूनर का मतलब क्या होता है, मून, है ना, ये होता है मून, क्योंकि मून की जो साइकिल होती है वो भी 28 डेज की होती है, दैट्स वाई इसको लूनर साइकिल से भी रिलेट करा गया है। हालांकि कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ डेज लगभग लगभग सेम है, दैट्स वाई उसको एक नाम दे दिया कि लूनर। ओके, नाउ वन ओवम इज रिलीज्ड, यानी कि ओव्यूलेशन, जो कि हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि ड्यूरिंग द मिड ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मान लीजिए हम मान के चलेंगे 28 डेज की, 29 नहीं मानेंगे क्योंकि ऑड नंबर हो जाएगा, 28 को स्प्लिट करना आसान रहेगा। तो 28 का मिड हो गया 14, तो 14th डे पे हम कह रहे हैं कि ओवम रिलीज हो गया, यानी कि ओव्यूलेशन हो गया। Now, the major events of the menstrual cycle are shown in the figure 2.9। अब ये 2.9 फिगर जो है वो तो ये रही हमारी 2.9 वाली फिगर, जिसमें हमें ये पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल बताई गई है। बट बिफोर दैट मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, ये एक हार्मोनल कंट्रोल का मैकेनिज्म है फीमेल में। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो कंट्रोल, वो GnRH रिलीज करता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हमारे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और वो रिलीज करता है LH या फिर FSH, जिसकी वजह से बेसिकली ओवरी वर्क करती है। और ओवरी जो हॉर्मोन्स रिलीज करेगी उसके बेसिस पे कौन वर्क करता है, उसके बेसिस पे यूट्रस के अंदर चेंजेस आते हैं। तो उसका मतलब ओवरी कौन से हार्मोन रिलीज करेगी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर द साइकिल इवन स्टार्ट्स, मैं आपको वो पहले ही बता देता हूँ। देखो, LH एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। LH ये पूरी साइकिल को कंट्रोल, जो मेनली कंट्रोल करता है वो LH करता है। FSH इज ऑल्सो सपोर्टिंग, ऑब्वियसली वो आप देखोगे कहाँ कहाँ, लेकिन LH जो होता है वो बेसिकली बहुत सुपीरियर हार्मोन है FSH के कंपैरिजन में। कैसे कैसे है ये बताऊंगा मैं आपको। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होती है किसी की भी, मेंसरेशन जो होता है, ब्रेकिंग ऑफ द यूट्रस लाइनिंग, एंडोमेट्रियम जो हमने पढ़ा था, तो एंडोमेट्रियम की जो ब्रेकिंग होती है वो बेसिकली LH की वजह से होती है, क्योंकि LH बताता है एक स्ट्रक्चर को, कॉर्पस लूटियम, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो LH बेसिकली सिग्नल देता है कि भाई मतलब अब शुरू कर दो। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फर्स्ट इनिशिएट हुई दैट वाज बिकॉज ऑफ LH, तो LH ने सिग्नल दिया था। ठीक है, अब LH को कैसे पता लगा वो थोड़ा बात की बात है। ठीक है, ओके, अभी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे ये सब चीज़ें। ओके, सो द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज। तो साइकिल जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं 28 दिन की जो साइकिल है उसमें पहला बिल्कुल फर्स्ट इवेंट जो है उसमें हम कह रहे हैं विद द मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होती है व्हेन द मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉर अबाउट 3 to 5 days। अब ये कहना क्या चाहते हैं, देखो यही कहना चाहते हैं कि आपकी 28 दिन की साइकिल है किसी, है ना, जो हम पढ़ रहे हैं 28 दिन की साइकिल है। इसमें हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ना 4 फेजेस है। कौन कौन से, एक तो ये हो गया मेंस्ट्रुएशन यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज, तो ये हो गया मेंस्ट्रुअल फेज। ओके, द सेकंड फेज इज कॉल्ड द प्रोलिफरेटिव फेज, फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं इसको, तो प्रोलिफरेटिव फेज, सॉरी प्रोलिफरेटिव फेज। एंड द थर्ड वन जो कि बुक में गिवन नहीं है, ओव्यूलेटरी फेज। अब ये ओव्यूलेटरी फेज कहाँ है कैसे है मैं आपको बताऊंगा, आप इसको एक बार नोट डाउन कर सकते हो या इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड द सिक्रीटरी फेज। तो ये सिक्रीटरी, ये चार बेसिकली हैं। अब जो 28 दिन है वो हमें इन चारों में डिवाइड करना है। तो 28 को हम इन चारों में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, देखो, तो जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो लगभग लगभग 3 से 5 दिन। ओके, तो 6 से 13 दिन जो होता है वो प्रोलिफरेटिव फेज चलता है। ओके, 14th डे मतलब 14वां दिन जो होगा वो ओव्यूलेटरी फेज, और 14वें दिन के बाद जो 25 से लेकर 28 दिन बाद के वो बेसिकली किस में आ रहे हैं, आपके सिक्रेटरी फेज में। मतलब कि सारे के सारे जो दिन हैं वो डिवाइडेड है। तो सबसे लंबा फेज कौन सा है, सिक्रेटरी फेज, ऑब्वियसली यू कैन से, है ना, देखो आपको दिखाई भी दे रहा होगा सिक्रेटरी फेज सबसे लंबा है 15 से 28 दिन। सबसे छोटा फेज कौन सा है,
सिक्रेट ओव्यूलेटरी फेज, है ना। उसके बाद और छोटा कौन सा है, ये वाला। और और छोटा, सॉरी, और छोटा ये वाला हो गया, उससे भी ये वाला हो गया। तो बेसिकली नंबरिंग अगर हम करें तो सबसे ग्रेटेस्ट पे आएगा ये वाला, उसके बाद आएगा ये वाला, फिर आएगा ये वाला, और फिर ये। तो 4 2 1 3 इस तरीके से फेजेस की लेंथ होगी, ये कभी नहीं पूछी जाएगी बाय द वे। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट की जो ये मेंस्ट्रुअल फेज है, मेंस्ट्रुएशन, इसको मेंस्ट्रुअल फेज भी बोल सकते हैं। फॉलिकुलर फेज को हम प्लोरिफरेटिव भी बोल सकते हैं, और ल्यूटियल फेज को हम सिक्रेटरी फेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब दो चीजें समझनी है, दो के ये दो नेम्स क्यों दिए गए हैं, प्लोरिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, है ना, ये सब क्यों दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ल्यूटियल फेज है, इसका मीनिंग जो आया है ना, ये जो मीनिंग है ल्यूटियल फेज का, इसका मीनिंग आया है कॉर्पस लूटियम से। अभी कॉर्पस लूटियम आपने 10th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेंगे। तो सिक्रेटरी फेज क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारा सिक्रीशन होता है। किस चीज़ का सिक्रीशन होता है, प्रोजेस्टेरॉन का। हम पढ़ेंगे, ये सब भी पढ़ेंगे। फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज क्यों, क्योंकि इसमें जो फॉलिकल है वो मैच्योर होता है, इसलिए फॉलिकुलर फेज। प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर बहुत जल्दी डेवलप हो रही है। यहाँ पे देखो एंडोमेट्रियम जो कि यूट्रस की इनर वॉल है बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है, तो दैट्स वाई प्लोरिफरेटिव फेज। तो मीनिंग पता लग गया कौन कौन कैसे कैसे है। ओके, नाउ लेट्स, मैं इरेज कर देता हूँ। अच्छा, नेम्स इरेज नहीं करेंगे तो इसलिए रुक जाओ। ओके, हाँ, अब आते हैं वापस। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आते हैं वापस कि द मेंस्ट्रुअल फ्लो results due to the breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels, which forms the liquid that comes out through the vagina. Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. However, it may be caused due to some underlying causes like stress, poor health, etc. जैसे कि मैंने बताया, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 30 से 35 दिन की भी जा सकती है, कभी कभी किसी किसी को 3 3 महीने तक नहीं होती, तो वो स्ट्रेस या पुअर हेल्थ की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन इसमें बीच में लाइन लिखी है, क्या क्या लाइन लिखी है, इन्होंने कहा है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है वो कब स्टार्ट होती है, जब एंडोमेट्रियम ब्रेक होता है। देखो यहाँ पे लिखा है कि ब्रेकिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, मतलब यूट्रस की सबसे अंदर की जो लाइनिंग है वो ब्रेक हो गई। ठीक है भैया, एंड इट्स ब्लड वेसल, उसके साथ की जो ब्लड वेसल थी जिसके अंदर सारा का सारा म्यूकस वगैरह सब कुछ था, वो एक लिक्विड की फॉर्मेट में वेजाइना के थ्रू बाहर जाता है, और वो जो लिक्विड है उसी को मेंसेस बोलते हैं, है ना। तो मेंस्ट्रुअल जो मेंस्ट्रुएशन है अकर्स ओनली इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, जो ओवम रिलीज हुआ था अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, ये काम तभी होगा। करवाएगा कौन, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये काम एलएच करवाएगा। अब कैसे करवाएगा इस चीज को समझते हैं। देखो, एलएच क्या करेगा, सिग्नल देगा कॉर्पस लूटियम को। कॉर्पस लूटियम क्या है और क्या करता है, ये बात की बात है। तो कॉर्पस लूटियम नाम का जो स्ट्रक्चर है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये कॉर्पस लूटियम, ये येलोइश डेवलपिंग कॉर्पस लूटियम, तो ये जो येलोइश पार्ट है ये कॉर्पस लूटियम कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, ये चीज़ अभी समझ में आ जाएगी। अच्छा, एक में समझ में क्या आ जाएगी, ये तो हमने पार्ट 6 में पढ़ा है ना। अगर आपने नहीं देखे पार्ट 6 तो पार्ट 6 देखो, पता लग जाएगा। तो कॉर्पस लूटियम हमें पता है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि कॉर्पस लूटियम को सिग्नल देता है कि भाई तुम क्या कर जाओ, डीजनरेट कर जाओ। तो जब इसको सिग्नल मिल गया कि भाई डीजनरेट करना है, तो ऑब्वियसली वो डीजनरेट कर जाएगा। कॉर्पस लूटियम एक बार डीजनरेट हुआ, सारे प्रोसीजर फिर क्या होंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले शुरू होते चले जाएंगे। मतलब कि नई साइकिल के लिए वो प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा, यूट्रस, पूरा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब इसमें एक इवेंट है जो कि मैं आपको यही बता देता हूँ, समझाऊंगा पूरा दोबारा से एक बार, कि यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन, जेस्टेरोन नाम का हार्मोन जो होगा, जो कि कॉर्पस लूटियम सिक्रेट करता है, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। देखो, प्रोजेस्टेरॉन जब तक कॉर्पस लूटियम बना हुआ है, सॉरी, हाँ, तो जब तक कि कॉर्पस लूटियम बना हुआ है तब तक देखो प्रोजेस्टेरॉन की पीक है, यहाँ पे पीक है। लेकिन कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो गया तो कॉर्प जो हमारा ये प्रोजेस्टेरॉन है लाल वाला, ये भी देखो नीचे की तरफ चला गया, है ना। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कॉर्पस लूटियम रहा तो प्रोजेस्टेरॉन है, अदरवाइज नहीं है। अच्छा, कॉर्पस लूटियम को डीजनरेट होने के लिए किसने कहा, एलएच ने। किसने कहा, एलएच ने। अच्छा, ठीक है, और एलएच को किसने कहा, है ना। तो एलएच को किसने कहा, एलएच को एक्चुअली में जो है कॉर्पस लूटियम को एक तो एचसीजी नाम का हार्मोन होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और एलएच नाम का हार्मोन होता है जो कि डीजनरेट नहीं होने देता इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, और अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो एलएच डायरेक्टली सिग्नल देता है कि भाई खत्म करो इसे।
है ना, उसमें HCG तो आएगा ही नहीं। अब HCG क्या होता है, ये एक हार्मोन है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ये सब समझ में आएगा। ओके, तो पहला फेज हमारा क्लियर हुआ। पहले फेज में हम ये कह रहे हैं कि पहले फेज में भाई और कुछ नहीं हो रहा, 3 से 5 दिन का है, उसमें मेंसेस आते हैं। मेंसेस का मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है, देखो ये यूट्राइन इवेंट्स में आपको दिखाई दे रहा है कि ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है। तो जो लाइनिंग थी वो पतली हो गई। पतली क्यों हो गई, क्योंकि वो ब्रेक डाउन हो गई, ब्लड बन के वेजाइना से बाहर, है ना, ठीक है। अभी ऊपर का पार्ट जो है डेवलपिंग फॉलिकल वगैरह, वो बात की बात है, उस पर मत जाओ। अच्छा, एक और चीज को, इवेंट को देखो यहाँ पर, FSH जो है उसका लेवल कम होता चला जा रहा है। FSH का लेवल कम होता चला जा रहा है, ठीक है, बिकॉज एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गई। अच्छा, अब देखते हैं, द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद क्या आएगा, फॉलिकुलर फेज। मतलब क्या है इसका, फॉलिकुलर फेज का मतलब कि पहला फॉलिकल, जो हमने प्राइमरी फॉलिकल्स पढ़े थे, याद है, प्राइमरी साइड प्राइमरी फॉलिकल, अब हम कह रहे हैं एक नया फॉलिकल आएगा, एंड वो जो नया फॉलिकल होगा वो एक ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। तो बेसिकली एक नया फॉलिकल अब मैच्योर होने वाला है, चूज करा गया है कि भाई अब तुम्हें मैच्योर होना है, ठीक है। तो उसकी जो मैच्योरेशन का जो प्रोसेस है वो 14 दिन का नहीं है, वो केवल और केवल कितना है, 6 to 13 days, मतलब 6 से लगभग लगभग 6 से 7 दिन में वो पूरा का पूरा मैच्योर हो जाएगा। तो बेसिकली वी आर सेइंग कि जो हमारा 6 to 7 days वाला जो टाइम पीरियड है, 6 to 7 days, मतलब 6 से 13 दिन वाला डेज का, इसके बीच में हमारा फॉलिकुलर फेज चलेगा, और इसी के बीच में सब कुछ होना है। क्या होना है, अब वो पढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल, जो मैंने बताया नया प्राइमरी फॉलिकल आएगा, तो नया प्राइमरी फॉलिकल आया इन दी ओवरी, ग्रो करेगा टू बिकम, क्या क्या बन जाएगा वो, फुली मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल बन जाएगा। एंड साइमल्टेनियस, और साथ साथ कुछ और भी हो रहा है, साथ साथ कुछ और भी हो रहा है। क्या हो रहा है, अब देखते हैं। द एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक हो गई थी ना मेंसेस की वजह से, वो देखो ऑफ द यूट्रस वो रीजनरेट करने लगी, वो दोबारा से बनने लगी। भाई अभी अभी तो टूटी थी, तो दोबारा क्यों बनने लगी, उसको नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार होना है। तो इसका मतलब ये हर 28 दिन बाद ये साइकिल मतलब टूटेगी बनेगी, एग्जैक्टली टूटेगी बनेगी टूटेगी बनेगी, और ऐसा हर बार होगा, ठीक है, थ्रू प्रोलिफरेशन। अभी प्रोलिफरेशन का मीनिंग क्या होता है, ये मैंने आपको हालांकि पहले ही बताया, फिर बता देता हूँ। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है सेल्स का एक डिवीजन हो रहा है बहुत तेजी से। एंड क्यों डिवीजन हो रहा है, बिकॉज द सेल्स आर डेवलपिंग समथिंग, सेल्स कुछ बना रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। बेसिकली मतलब क्या होता है कि कोई स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो तब हम ये वर्ड का यूज करते हैं प्रोलिफरेशन। यहां पर कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, एग्जैक्टली एंडोमेट्रियम, है ना। तो अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं, बेसिकली दीज चेंजेस इन द ओवरी, ओवरी के अंदर हो रहे हैं और यूट्रस के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। अब ओवरी और यूट्रस के अंदर कैसे हो रहे हैं अभी बताता हूँ। आर इंड्यूस्ड बाय द चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ द पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। ये कहना चाह रहे हैं कि जो ओवरी और पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स हैं, वो ये सारे के सारे फॉलिकुलर चेंजेस वाले चेंजेस करा रहे हैं। पर चेंजेस कौन से हो रहे हैं ये भी तो पता लगना चाहिए, है ना। अब देखते हैं कौन कौन से चेंजेस है। एक मिनट में ये सारे ड्राइंग्स हटा दूँ, मैं वो एक्चुअली मैं नेम्स नहीं हटा रहा हूँ फेजेस के, ताकि आपको याद रहे कि कौन सा कितना बड़ा फेज है। ओके, नाउ थोड़ा कलर रेड चूज करते हैं, ओके रेड तो ब्लैक, ओके। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई दिस वन, ये जो है यहाँ पर, ये है हमारा प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल। तो अब ये डेवलप करेगा, तो ये डेवलप किसके अंडर में करेगा, डेवलप किसके अंडर में करेगा, हम कह रहे हैं कि धीरे 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 क्या होगा, FSH का अमाउंट बढ़ने लगा है, देखो यहाँ गिरा था लेकिन धीरे धीरे बढ़ने भी लगा। तो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, जो हमारा फॉलिकल है प्राइमरी फॉलिकल, वो किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होगा, टर्शरी फॉलिकल में। और टर्शरी फॉलिकल जिसमें एंट्रम, देखो यहाँ पे एंट्रम आ गया, सो दिस इज बेसिकली टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होगा, मैच्योर फॉलिकल, तो दिस इज आवर ग्राफियन फॉलिकल। तो ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। उसके बाद ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन क्या है, भाड़ में, क्योंकि वो थर्ड स्टेज है। अभी हमें इतना पढ़ना है कि जो फॉलिकल है वो देखो बढ़ रहा है, फॉलिकल की ग्रोथ हो रही है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से बन गया ग्राफिन फॉलिकल बन गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, है ना, जो ओवम के आसपास जो ये सेल्स होते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स और ये फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ये क्या क्रिएट करते हैं, एस्ट्रोजन सिक्रेट करते हैं, है ना। FSH डेवलपमेंट कराता है फॉलिकल्स का, एंड इन टर्न ये फॉलिकल्स क्या करते हैं, हमारा जो हार्मोन है एस्ट्रोजन उसको बढ़ाते हैं। सो बेसिकली FSH इंक्रीज होगा, जो ट्रिगर करेगा फॉलिकुलर सेल्स को कि वो क्या सिक्रीट करें,
एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो एस्ट्रोजन यहाँ पे बढ़ता भी जा रहा है जैसे जैसे फॉलिकुलर डेवलप हो रहा है, अल्टीमेटली एक पीक आ गई, है ना। अब वो पीक वगैरह की बाद में बात है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एंडोमेट्रियम रीजनरेट कर रहा है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, जो एंडोमेट्रियम रीजनरेट करता है स्टार्टिंग ऑफ, मतलब ध्यान से समझना, इनिशिएशन ऑफ द ये जो प्लोरिफरेटिव फेज है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन, दैट इज बिकॉज ऑफ एफएसएच, दैट इज बिकॉज ऑफ एफएसएच। तो एफएसएच है जो कि एंडोमेट्रियम की जो प्लोरिफरेशन है उसको इनिशिएट करवाता है। बाद में एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन तो डेवलपिंग फॉलिकल्स की वजह से है ना। तो एफएसएच बेसिकली, और बाद में एस्ट्रोजन ज्वाइन करता है बाद में, लेकिन लेकिन इनिशिएट कौन करवाएगा, एफएसएच। तो प्लोरिफरेशन को इनिशिएट कराने का जिम्मा जो है वो एफएसएच का है, क्योंकि बिगाड़ा तो था एलएच ने, है ना। तो ये इनिशिएट कराएगा एफएसएच। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा मेंस्ट्रुअल फेज खत्म, प्लोरिफरेटिव फेज यानी कि फॉलिकुलर फेज वो खत्म। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अगर आएगी तो कमेंट कर देना, है ना। अच्छा, उसके बाद अब आता है ओव्यूलेटरी फेज, ये भी खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा, देखो ओव्यूलेटरी फेज में क्या कर रहे हैं हम लोग, हम ये कह रहे हैं कि भाई जो ओव्यूलेटरी फेज है ना उसमें और कुछ नहीं हो रहा, ओव्यूलेशन हो रहा है। और ओव्यूलेशन तो आपको पता ही है, रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी, है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ओव्यूलेशन हो रहा है, बट ओव्यूलेशन क्या कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, दो चीजें जाननी। तो सबसे पहली चीज, कैसे हो रहा है, तो कैसे, एलएच की वजह से। ये हमेशा ध्यान रखना, और ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि एलएच जो है वो सडनली एक पीक पकड़ लेता है, और इस पीक को हम बोलते हैं सर्ज। क्या बोलते हैं, सर्ज। सर्ज का मतलब क्या होता है, एकदम से जो कोई भी हार्मोन है वो उस ब्लड में एकदम से बढ़ गया, बहुत तेजी से बढ़ गया, क्योंकि हार्मोन तो ब्लड में ही होगा, तो बहुत तेजी से बढ़ गया एलएच, तो इसको बोलते हैं एलएच सर्ज। तो जो सर्ज है एलएच की वजह से नहीं होता, एलएच सर्ज की वजह से होता है। एलएच की जो पीक पकड़ ली उसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली ओव्यूलेशन हो जाएगा। और ओव्यूलेशन जो होता है वो लगभग लगभग 14th डे पे होता है। अब देखो, किसी में 13th डे पे भी हो सकता है, किसी में 15, लगभग लगभग, है ना, 14th डे लगभग लगभग। तो 14th डे पे हो गया ओव्यूलेशन। अब इस चीज पे, ओव्यूलेशन पे आप कहोगे सर आप तो एलएच बता रहे थे, लेकिन यहाँ तो एफएसएच की भी पीक है। बिल्कुल सही बात है, एक्चुअली में यहाँ पे सबकी पीक है। देखो एस्ट्रोजन की भी पीक है, एफएसएच की भी पीक है, एलएच की भी पीक है। प्रोजेस्टेरॉन होता नहीं तब तक क्योंकि हमारा कॉर्पस लूटियम नहीं है, अदरवाइज प्रोजेस्टेरॉन की भी पीक होती, बिल्कुल होती, क्योंकि लेकिन अभी है नहीं। ठीक है, ओके। तो प्लोरिफ जो है हमारा ओव्यूलेटरी फेज है वो भी गया। ठीक है, अब आता है 15th डे। तो जब हमारा बचा कुचा रेमिनेंट, ध्यान है हमने पढ़ा था कॉर्पस लूटियम में क्या होता है, रेमिनेंट जो होता है किसका, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का, वो क्या बनाता है हमारा कॉर्पस लूटियम, जो कि क्या होता है कि येलोइश मास होता है, इसलिए येलो कलर का दिखा रखा है। तो ये जो येलोइश मास लाइक स्ट्रक्चर है, ये कॉर्पस लूटियम अब डेवलप करता है, कुछ टाइम तक रहेगा, कुछ टाइम नहीं एक्चुअली में, पूरा का पूरा देखो 2 हफ्ते, लगभग लगभग 2 हफ्ते के आसपास ये रहेगा, है ना, लगभग लगभग। तो ये जो है ये डेवलप करता है, और क्या सिक्रीट करे जा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। और इसीलिए जब देखो कि जब से ये डेवलपिंग जो हमारा कॉर्पस लूटियम आया है, तब से लेकर के पूरा टाइम, ये देखो इसने प्रोजेस्टेरॉन की एक पीक बनवा दी। तो प्रोजेस्टेरॉन इज बेसिकली सिक्रेटेड बाय कॉर्पस लूटियम। डेवलपिंग कॉर्पस लूटियम भी बोल सकते हो, कॉर्पस लूटियम भी बोल सकते हो। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन वो करता है। ठीक है, अब प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, एस्ट्रोजन को तो आपको पता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है, पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, पी फॉर प्रेगनेंसी। तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए काम आता है, कौन, प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका मतलब आप सही समझे कि अगर कॉर्पस लूटियम बना रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन बना रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता रहेगा। तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता रहेगा तो इसका मतलब प्रेगनेंसी बनी रहेगी। बट मान लीजिए कॉर्पस लूटियम वो डीजनरेट हो गया, वो डीजनरेट क्यों हुआ, बिकॉज एलएच ने बताया कि भाई प्रेगनेंसी नहीं है। तो एलएच ने जब ये बता दिया प्रेगनेंसी नहीं है, तो कॉर्पस लूटियम कहेगा कि भाई मेरा क्या काम। तो कॉर्पस लूटियम हो गया खत्म, कॉर्पस लूटियम खत्म, प्रोजेस्टेरॉन खत्म। तो देखो प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही एकदम से नीचे से आ गया, नीचे आ गया। प्रोजेस्टेरॉन ने जैसे ही नीचे आया, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग देखो यहाँ पर ब्रेक होना स्टार्ट हुई, और वो देखो अब यहाँ पे इसकी थिकनेस जो है एंडोमेट्रियम की वो कम हो गई। और अल्टीमेटली क्या होगा, देखो 29 डेज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये सिक्रीटरी फेज किस चीज का है, सिक्रीशन किसका हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन हो रहा है। लूटियल फेज क्यों बोला, क्योंकि इसमें कॉर्पस लूटियम होता है, लूटियल लूटियम वही है। ठीक है, तो लूटियल फेज इसलिए क्योंकि कॉर्पस लूटियम होता है, सिक्रीटरी फेज इसलिए क्योंकि उसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है। और जैसे ही हमारा खत्म हुआ, दोबारा से क्या स्टार्ट हो जाएगा, हमारा मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पे मेंसेस दिखा भी रखे हैं,
दीज आर मेंसेस, तो ये साइकिल रिपीट हो जाएगी। तो दिस इज हाउ द साइकिल इज वर्किंग। मैं इसको एक बार फिर बता देता हूँ। एफएसएच जो है हमारा, वो क्या कर रहा है, फॉलिकल्स को डेवलप करेगा और प्लोरिफरेटिव फेज में एक रोल प्ले करता है, ठीक है। जो हमारा एलएच है वो क्या काम करेगा, वो एलएच जो होता है हमारा नई साइकिल को जो एक कॉर्पस लुटियम है उसको डीजनरेट करने में हेल्प करता है, प्लस एलएच सर्ज में हेल्प करता है। अच्छा, एलएच सर्ज और कॉर्पस लुटियम वाला अगर बात छोड़ भी दो तो एलएच सर्ज ध्यान रखना कि वो ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ओके, अब बात करें एस्ट्रोजन क्या काम करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और ओव्यूलेशन में हेल्प कर रहा है। और प्रोजेस्टेरॉन, पी फॉर प्रेगनेंसी, सपोर्ट्स दी प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहा है। अब वापस आते हैं, द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स यानी कि एलएच और एफएसएच इंक्रीजेस ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। देखो मैंने आपको बताया एलएच और एफएसएच, देखो यहाँ पे धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। एंड स्टिमुलेट मतलब प्रोड्यूस करता है कि उसको स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट, मतलब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, क्योंकि फॉलिकल्स डेवलप होंगे तो एस्ट्रोजन सिक्रेट करेंगे बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक इन द मिड साइकिल ऑफ, जो कि होती है 14th डे पे, जो कि हमने पढ़ा जिसमें ओव्यूलेशन होता है। तो रैपिड सिक्रीशन ऑफ द LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल, एकदम सर्ज आएगा ड्यूरिंग द मिड साइकिल, कॉल LH सर्ज, ठीक है। LH सर्ज इंड्यूसेस रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल जो होगा वो रप्चर हो जाएगा, एंड देयर बाय रिलीज ऑफ द ओवम, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। सिंपल। नाउ द ओव्यूलेशन यानी कि जो ओव्यूलेटरी फेज है बेसिकली इज फॉलोड बाय द लूटियल फेज, उसके बाद क्या आता है लूटियल फेज, जिसमें कॉर्पस लूटियम अपना रोल प्ले करेगा, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, जैसे कि मैंने बताया रेमिनेंट्स होते हैं, बचे कुचे अवशेष, तो रेमिनेंट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म, वो चेंज हो जाएंगे किसमें, एक येलोइश मास लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस लूटियम बोलते हैं, ठीक है। द कॉर्पस लूटियम secretes लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, सेम विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, तो वो एंडोमेट्रियम को मोटा थिक बना के रखता है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन, देखो प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन मतलब जाइगोट का धंसना, जाइगोट जो बनेगा उसका एम्बेडिंग यूट्रस में, उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ये तो मैंने बताया आपको, ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर प्रेगनेंसी हो गई मान लीजिए, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितने भी इवेंट्स हैं सारे के सारे स्टॉप हो जाएंगे, तो कौन सा चलता रहेगा, लूटियल फेज चलता रहेगा भाई, क्योंकि वो एंडोमेट्रियम जो वो थिकर 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 थिकर, ऐसा नहीं कि ठीक ही होती रहे चली जाएगी, लेकिन वो थिक होगी और ज़्यादा थिक होगी थोड़ी सी, क्योंकि अब उसको एक बार मिल गया तो वो थोड़ी सी और थिक होगी, और फिर उसके बाद और हॉर्मोन्स किक इन करेंगे, पूरी बॉडी का अलग तरीके से बॉडी में चेंजेस आएंगे फीमेल की, लाइक दैट। एंड कौन से आएंगे चेंजेस, डोंट पर पढ़ेंगे वो भी। एंड देर इज नो मेंसुरेशन, उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी, तो मेंसुरेशन यानी कि जो मेंसेस का फ्लो होता है एंडोमेट्रियम के ब्रेकडाउन के बाद जो फ्लो निकलता है वेजाइना से, दैट विल आल्सो स्टॉप, क्योंकि एंडोमेट्रियम तो चाहिए, तो वो बंद हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि भाई कॉर्पस लूटियम क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन यानी कि टूट जाएगी क्या, एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेंसुरेशन हो जाएगा, मार्किंग द न्यू साइकिल, और उसकी वजह से क्या होगा, नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सीज का मतलब बंद हो जाती है अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, तो 50 साल की एज के आसपास बंद हो जाएगी। लेकिन अगर कोई कहे कि भाई 50 का मतलब 50 ना, एक रिसेंटली एक न्यूज आई थी, रिसेंटली का मतलब है करीब लाइक 2024 के आसपास, कि एक 75 ईयर्स की एक लेडी है एंड समहाउ शी गॉट प्रेग्नेंट, या 75 ईयर्स की लेडी थी, somehow she got pregnant and that वो किसी सदर्न इंडिया की किसी स्टेट में थी एंड शी गॉट प्रेग्नेंट, तो इसका मतलब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होंगी, सिंपल सी बात है। तो किसी किसी के केस में 75 ईयर्स तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चल सकती है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, लेकिन ऐसा पॉसिबल। तो अगर हमने कहा 50 अबाउट 50, तो इसका मतलब ये नहीं कि 45 से लेके 50 55 हो गया और ये फिक्स हो गया, नहीं भाई, किसी किसी में 35 भी हो सकता है, किसी किसी में 60 भी हो सकता है, किसी किसी में 57 भी हो सकता है, इट्स अ पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी डिफरेंट होगा, ठीक है। नाउ दैट इज द टर्म मेनोपॉज, और जब ये बंद हो जाएगा पूरा का पूरा, वो हो जाएगा मेनोपॉज।
अब मेनोपॉज के जो हम रीजन जो पढ़ते हैं हमारी एनसीईआरटी में वो ये है कि उसके बेसिकली एग्स जो हैं, जो प्राइमरी फॉलिकल वाले जो प्राइमरी साइड वो खत्म हो गए, ठीक है। बाकी कुछ साइंटिस्ट जो है वो ये भी बिलीव करते हैं कि हाइपोथैलेमस के जो हॉर्मोन्स है वो सिक्रीशन कम होने लगते हैं, दैट्स व्हाई द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। लेकिन हम एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से जाएंगे, ठीक। ओके, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। तो जब तक कि साइक्लिक इवेंट चलता रह रहा है इसका मतलब जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो नॉर्मल काम कर रहा है। अगर कोई भी एब्रप्ट चीज़ होती है, मतलब जैसे मेंस्ट्रुएशन ना होना या मेंस्ट्रुएशन ज़्यादा हो जाना, तो इसका मतलब है इट इज़ इंडिकेटिव कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द फीमेल एंड एक्सटेंड्स बिटवीन द मेनार्क एंड मेनोपॉज। जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जो मेनार्क है और जो मेनोपॉज है उसके बीच में जो है चलती है। अच्छा, बाय द वे मैंने इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी यहीं पे रिप्रेजेंट कर दिया, ये गलत है। ये होगा हमारा करीब करीब यहाँ पे 11 साल और यहाँ पे लगभग 50 साल। तो ये 28 डेज एक साइकिल में बता रहा था, 28 डेज की एक साइकिल होती है, ना कि मेनार्क से मेनोपॉज, ठीक है। तो मेनार्क से मेनोपॉज ये 11 साल की एज में है फीमेल और ये 50 साल की एज में, तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड है मेनार्क से मेनोपॉज का, दैट इज द रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। ओके, नाउ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये आपकी बुक में एक अलग से पॉइंट दे रखा है क्योंकि बहुत ऐसे वर्टिकली दे रखा था तो मैं इसको पॉइंट्स में टाइप करके लिख दिया। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, तो बेसिकली ये बताया गया है कि जो भी ह्यूमन फीमेल है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जब उसका मेंसेस वाला जो मेंस्ट्रुएशन वाला जो फेज चल रहा है उस टाइम पे एक हाइजीन क्लीनलीनेस रखनी चाहिए, एंड दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स। Okay, to maintain hygiene, proper cleaning and sanitation during the menstrual cycle is very important. Take bath, clean yourself regularly, take sanitary pads or napkin or clean homemade pads. है ना? Change sanitary napkins or homemade pads every 4 to 5 hours as per the requirement. जैसे requirement हो वैसे। Okay. Now dispose of the sanitary napkins properly, wrapping it in a used paper, newspaper or any kind of other paper will also work. डू नॉट थ्रो द यूज नैपकिन्स इन द ड्रेन पाइप, मतलब कि टॉयलेट्स वगैरह में ऑफ द टॉयलेट्स और इन द ओपन एरिया, क्योंकि उसकी वजह से डिजीजेज जो होती है वो स्प्रेड हो सकती है। नॉट सेइंग दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, बट द पॉइंट इज इट कैन अट्रैक्ट बैक्टीरिया, इट कैन अट्रैक्ट फंगस एंड देयर बाय उसकी वजह से स्पोर्स जो जो ग्रो करेंगे उस डर्टी नैपकिन में, सैनिटरी नैपकिन में, वो स्प्रेड कर सकते हैं, है ना। That's why. Now, after handling the napkin, wash hands with soap. जब आपने dispose of कर दिया, wash your hands with soap so that you maintain the proper hygiene. So these are some of the points. Okay. इसके बाद अब आते हैं हम fertilization and implantation वाले पार्ट पे। देखो, fertilization की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन ये है कि जो मेल का हैप्लॉइड जाइगोट है और जो फीमेल का हैप्लॉइड जाइगोट है वो दोनों के दोनों फ्यूज हुए और उन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक डिप्लॉइड सॉरी, मेल का हैप्लॉइड गैमीट, मैं जाइगोट बोल रहा हूँ, मेल का हैप्लॉइड गैमीट और फीमेल का हैप्लॉइड गैमीट जो होते हैं वो दोनों फ्यूज करेंगे और क्या बनाएंगे, एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अभी इम्प्लांटेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रक्चर बनेगा जाइगोट के बाद जब वो यूट्रस में जाके एम्बेड हो जाएगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसको। ड्यूरिंग कॉपुलेशन क्वाइटस मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वजाइना व्हिच इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट वीडियो में कि इंसेमिनेशन क्या है, गैमीट ट्रांसफर। कुछ इवेंट्स बताए थे, उन इवेंट्स में ये इंसेमिनेशन क्या होता है, गैमीट ट्रांसफर, ओके। नाउ द मोटाइल स्पर्म्स स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स, मतलब फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें वेजाइना में रिलीज हुए हैं तो वो सर्विक्स यूट्रस पास करेंगे, फिर फैलोपियन ट्यूब्स में जाएंगे, वो सब होगा। एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि यही एम्पुलरी रीजन क्या होता है हमारा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर आपसे कहा जाए कि एम्पुला और इस्थमस में बताइए तो एम्पुला, और अगर उनका जंक्शन आंसर मतलब एमसीक्यूज में है तो देन जंक्शन इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर, लेकिन अगर कुछ नहीं दे रखा है तो एम्पुला इज द बेस्ट वन, ओके। द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलर रीजन वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो उधर से आ रहा है ओवम और इधर से आ रहे हैं स्पर्म्स, तो दोनों के दोनों कहाँ मीट करने चाहिए, एम्पुला में मीट करने चाहिए, ठीक है। नाउ फर्टिलाइजेशन
can occur only can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously, एक साथ पहुंचे to the ampullary region. अगर एक साथ नहीं पहुंचे तो fertilization नहीं हो पाएगा. This is the reason why not all copulations lead to fertilization and pregnancy. कुछ कपल्स होते हैं जो कि काफ़ी टाइम तक कोशिश करते हैं कि उनको एक बेबी चाहिए and they try to conceive the pregnancy, लेकिन वो बहुत बार ट्राई करते हैं कि उन्हें कंसीव हो जाए प्रेगनेंसी, बट वो ट्राई जो उनके जो एफर्ट्स होते हैं वो बेसिकली फ्यूटाइल मतलब बेकार जाते हैं. उसका रीज़न यही है, फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी प्रॉपर नॉलेज के हिसाब से आप एक आइडिया लगा देते हो कि फर्टाइल विंडो कहाँ है. फर्टाइल विंडो क्या होती है बेसिकली, मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं ना, यहीं बताएगा चलो, जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के किसी भी फीमेल में, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बाय द वे, वो 12th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर के 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, डोंट वरी. तो उसके बीच में होते हैं मैक्सिमम चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो इसका बीच का दिन कौन सा आ गया, 12 और 17 का. 12 और 17 का बीच का दिन लगभग लगभग 13 से 14 दिन के आसपास, अगेन ओव्यूलेशन वाले दिन. तो ओव्यूलेशन वाले दिन के आसपास, मतलब थोड़ा पहले भी हो सकता है किसी में, थोड़ा सा इधर पहले भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, आगे थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है. तो इस इन पर्टिकुलर डेज पर अगर कोई पर्टिकुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स ट्राई करे तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं फॉर द सक्सेसफुल प्रेगनेंसी रैदर कि इससे पहले या इसके बाद. ठीक है, तो ये बताया जा रहा है. ओके, अब ये जो डायग्राम है बेसिकली ये है क्या, मैं आपको इसके बारे में, डायग्राम के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा. देखो ये डायग्राम एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है. अब इसको फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए इस पर्टिकुलर डायग्राम में पहले हमें समझना पड़ेगा ओवम क्या होता है. ओवम इज बेसिकली फीमेल गैमेट. एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम भूल जाते हैं, ओवम जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये ह्यूमन फीमेल का लार्जेस्ट एग तो है ही है, लेकिन साथ में ये ह्यूमन बींग्स का सबसे बड़ा सेल है. मतलब अब आप कहोगे ह्यूमन बींग्स में तो मेल भी आ रहा है, लेट हम स्पीशीज की बात कर रहे हैं. तो ह्यूमन बींग्स में सबसे बड़ा सेल जो है वो ओवम. ठीक है, नंबर 1 पॉइंट. ठीक है, तो ओवम है, तो इसकी ओवम की यहाँ पर देखो पिंक वाली लेयर के नीचे, नीचे पिंक वाली लेयर के नीचे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन, एग्जैक्टली सेल मेम्ब्रेन, सही समझे. ठीक है, तो ये पेरीवेटलाइन स्पेस क्या पर है, पिंक वाला जस्ट उसके ऊपर. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जस्ट ऊपर एक पेरीवेटलाइन स्पेस, यानी कि हमारा पिंक वाला जो स्ट्रक्चर है, एक स्पेस खाली जगह प्रेजेंट है, उस स्पेस को बोला गया है पेरीवेटलाइन स्पेस. ठीक है, इस स्पेस का कुछ यूज है, एक्चुअली में यूज होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, बट अभी समझेंगे. ओके, उसके जस्ट बाहर एक लेयर है जोना पेलिसुडा. जोना पेलिसुडा सेल्स की बनी हुई नहीं है, इट्स अ नॉन सेल्यूलर लेयर. तो यहां पे मैं लिख देता हूं नॉन सेल्यूलर लेयर. ठीक है, किस लिए बनी हुई है, प्रोटेक्ट करती है बेसिकली ओवम को, प्रोटेक्टिव लेयर है. ठीक है, अब ये आ रहे हैं कुछ सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा. ये क्या चीज होती है सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, तो यहां पर थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा अतिरिक्त ज्ञान देना चाहूंगा. ठीक है, और वो अतिरिक्त ज्ञान क्या है, एक मिनट. अतिरिक्त ज्ञान क्या है. देखो, अतिरिक्त ज्ञान ये है कि हमने जो अभी अभी पढ़ा है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, जो ओवम और सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा है, तो हम ये समझ रहे हैं कोरोना रेडिएटा है क्या, तो ये समझते हैं. तो अतिरिक्त ज्ञान क्या है आपको देता हूं. देखो ऐसा होता है कि मान लीजिए ऐसे करके हमने ओवरी बनाई, ये ऐसे अटैच होती है ओवरी. तो ओवरी का जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है बीच का, उसको हम बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा. ओवेरियन स्ट्रोमा मतलब ओवरी के अंदर का पार्ट बेसिकली. तो ठीक है, तो ओवरी का जो बाहर की आउटर कवरिंग जो होती है, ये जो यहाँ पर आउटर कवरिंग होती है इस तरीके की, तो उसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम. क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथीलियम. अब ये सब क्यों बता रहे हो, एक्चुअली में ये इंपॉर्टेंट है, कोरोना रेडिएटा कहाँ से आया यही समझ में आना चाहिए. ओके, तो होता क्या है, ये जर्मिनल एपिथीलियम जो होती है वो कुछ कुछ लेयर्स, कुछ कुछ सेल्स ऐसे अंदर की तरफ, जैसे मैं बना रहा हूँ ये अंदर की तरफ, सही समझे, जैसे मीजोसोम बनता था,
तो अंदर की तरफ इतने बड़े नहीं, जितना बड़ा मैंने बनाया ये आपको दिखाने के लिए बनाया कि लगभग लगभग एक सेल ऐसे अंदर की साइड बनेगा और ये टूट के इधर आ जाएगा, स्ट्रोमा में आ जाएगा बेसिकली। और यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल होगा, इस तरीके से प्राइमरी फॉलिकल, उसके चारों तरफ आकर के ये सेल्स हमारे अटैच होने लग जाएंगे। ठीक है, क्या क्या होने लग जाएंगे, अटैच होने लग जाएंगे। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं, है ना, ये तो था। तो ये जो सेल्स हैं बेसिकली, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स। ठीक है, तो जर्मिनल एपिथेलियम कट ऑफ करके, मतलब अंदर की तरफ मुड़ करके एक स्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब अपने सेल्स को अंदर भेज रहा है स्ट्रोमा की तरफ, और वो सेल्स प्राइमरी फॉलिकल में आके जुड़ रहे हैं बेसिकली, एंड दो सेल्स आर बेसिकली कॉल्ड ग्रैन्युलोसा सेल्स। ठीक है, ओके, समझ में आया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, वही उनमें से कुछ क्या करते हैं, वो इलोंगेट हो जाते हैं, मतलब थोड़े से खिंच जाते हैं। और इस तरीके से खींचते हैं कि ओवम के अराउंड, जो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था, उस ओवम के अराउंड एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और वो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर ऐसा माइक्रोस्कोप में ऐसा देखने पे लगता है कि जैसे ओवम के चारों तरफ क्राउन बना हुआ है, और वो क्राउन की जो जो पॉइंट्स हैं, जो मतलब जो नोक है, वो बाहर की तरफ है। तो क्राउन जो है वो रेडिएट कर रहा है, और क्राउन को हम लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं कोरोना। तो कोरोना रेडिएट कर रहा है, क्राउन रेडिएट कर रहा है, दैट्स वाई कोरोना रेडिएट है। तो इसका मतलब ये और कुछ नहीं, सेल्स ऑफ ग्रैन्युलोसा, एग्जैक्टली ये सेल्स ऑफ, ये ग्रैन्युलोसा के ही सेल्स हैं जो कि मॉडिफाई हो गए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो सेल्स ऑफ ग्रैन्युलोसा जो कि मॉडिफाई हुए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और, ओके, ये जो सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा है, इनके अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है, hyaluronic एसिड। hyaluronic एसिड प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करता है, ये स्पर्म्स को अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करने देता, मुश्किल बना देता है hyaluronic एसिड, कि भाई आसानी से कोई भी स्पर्म अंदर ना चला जाए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि अराउंड के मतलब जो सेकेंडरी oocyte है उसके बारे में कुछ बात है। तो पढ़ते हैं पहले वो, या फर्टिलाइजेशन पढ़ा देता हूँ पहले ये वाला पूरा, ताकि आपको समझ में आ जाए यहाँ तक। ठीक है, नहीं यहाँ तक नहीं, सॉरी, यहीं तक पढ़ेंगे पहले फर्टिलाइजेशन, उसके बाद में द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, हमने पहले पढ़ लिया था। ठीक है, अब आते हैं अराइवल ऑफ द सेकेंडरी oocyte पे। तो सेकेंडरी oocyte इज सराउंडेड बाय द न्यूमरस स्पर्म्स। अच्छा, एक चीज और, सेकेंडरी oocyte और ओवम जो होता है वो अलग अलग चीजें होती है ना, ये हमने पहले ही पढ़ा। ओके, तो सेकेंडरी oocyte जो है वो न्यूमरस स्पर्म से सराउंडेड है, बट उनमें से एक ही स्पर्म जो होगा वो अंदर जाएगा, जाके वो oocyte को, मतलब कि जो सेल है हमारा, जो एक्चुअली में गैमीट है, उसको फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, लेकिन अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि जो सेकेंडरी जो हमारा मियोटिक डिवीजन है वो भी पेंडिंग है ना, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो सिंस द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज स्टिल द प्रोग्रेस, अभी वो पेंडिंग है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। सो द स्पर्म एंटर्स, स्पर्म की एंट्री से वो कंप्लीट होगा, मैंने ये बताया था। सो द स्पर्म एंटर्स द सेकेंडरी oocyte, और उसकी वजह से क्या होगा, सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन एकदम से कंप्लीट सा हो गया। The second meiotic division is completed by the entry of the sperm into the secondary oocyte. Secondary oocyte में enter कर गया, second meiotic division complete. After this, इसके बाद क्या होता है, secondary oocyte जो है, अब हम उसको ओवम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओवम। तो ये थोड़ा सा है ना, ये वाला बात, ये वाली बात हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस करी थी, बट यहाँ पे आपको पता लग गई एक्चुअली में कि कैसे कैसे। ठीक है, अब होता क्या है कि ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो, sperms comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum, zona pellucida कांटेक्ट में आया। ठीक है, and induces change in the membrane that blocks the entry of the additional sperms। अब यहां थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा जरा रुक के, इन्होंने कहा कि वो जोना पेलोसिडा के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, कांटेक्ट में आया, और वो इंड्यूस करेगा जोना पेलोसिडा, इंड्यूस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन। तो किसके अंदर, जोना पेलोसिडा के अंदर चेंजेस इंड्यूस होंगे। ठीक है, अच्छा, दस इट इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज दी ओवम। जो चेंजेस हुए वो और दूसरे स्पर्म्स को आने नहीं देंगे। मतलब क्या है इस चीज का, मतलब ये कहना चाह रहे हैं, देखो ये स्पर्म, ये वाला जो स्पर्म,
ये स्पर्म सबसे पास है, ज़ोना पेलुसिडा में एंट्री लगभग लगभग करेगी। तो इसकी वजह से जैसे ही ये थोड़ा सा और अंदर जाएगा, तो क्या होगा, इसकी वजह से जो ज़ोना पेलुसिडा, ये जो पेरीविटलाइन स्पेस है, इसमें पर्टिकुलर कुछ केमिकल कंपाउंड सिक्रीट हो जाएंगे, और ये इस तरीके से पूरा का पूरा भर जाएगा, और ज़ोना पेलुसिडा विल बिकम इम्पेनेट्रेबल, कि मतलब बस खत्म, अब कुछ आना नहीं, कुछ जाना नहीं, मतलब कुछ अंदर बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो इम्पेनेट्रेबल हो जाएगी, कुछ भी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, बेसिकली अदर स्पर्म्स एंट्री नहीं कर पाएंगे, बेसिकली कहने का मतलब ये। ओके, द secretions of the acrosome help the sperm to enter the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो स्पर्म है ना, वो आपका सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, पेरिविटलाइन स्पेस, जो मेम्ब्रेन है कि प्लाज्मा, इन सबको पार करना है उसको। कैसे करेगा, कि स्पर्म की जो टिप होती है उस पर क्या प्रेजेंट होता है, एक्ट्रोसोम प्रेजेंट होता है, पढ़ा था ना हमने एक्ट्रोसोम, जिसके पास, अब आप सही समझे अगर आपने पढ़ रखा है तो, इस एक्ट्रोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, और वो एंजाइम कौन सा होगा, स्पर्म लाइसेंस बोलते हैं, लेकिन उसमें एक एंजाइम जो है वो इस hyaluronic एसिड को डिग्रेड कर देगा। बेसिकली सेल्स ऑफ कोरोनल रेडिएटा के अंदर ये एसिड था, ये एसिड गया, सेल्स ऑफ कोरोनल रेडिएटा गल गए, जब ये गल गए जोना पेलिस्टिडा भी गल जाएगी। तो वो एसिड जो एंजाइम है बेसिकली उसका नाम क्या है, हेलुरोनीडेज, ये एंजाइम का नाम। तो हेलुरोनिक एसिड, हेलुरोनिडेज एंजाइम, मैचिंग मैचिंग हो गया। ओके, नाउ तो ये क्या करेगा, सब कुछ गला करके अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, नाउ इसकी वजह से क्या होगा, दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन, जो कि अभी हमने पढ़ा कि जैसे वो एंट्री करेगा सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट, तो सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया ऑफ द सेकेंडरी oocyte। अब यहाँ पे बन गया सेकेंडरी oocyte। द सेकंड मियोटिक डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड द हैप्लॉइड ओवम ooted। अब देखो यहाँ पे ये एनसीईआरटी वाले क्या करते हैं, थोड़ी सी ना मतलब बस चुल करके छोड़ देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि भाई पूरी इंफॉर्मेशन तो दो। तो ये हमारा प्राइमरी oocyte था। ठीक है, ये डिवाइड करा, अब हम डिविजन्स की बात कर रहे हैं, मियोटिक डिविजन्स की, कौन कब कहाँ कैसे बना उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये एक सेल बना, थोड़ा बड़ा बन गया पर कोई बात नहीं, और यहाँ पर एक छोटी बॉडी बनती है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये हमारा जो बना था यहाँ पर ये हमारा बना था प्राइमरी, सॉरी, ये हमारा तो था प्राइमरी oocyte, ये हमारा हो गया सेकेंडरी oocyte। और अब इसमें हम कह रहे हैं यहाँ तक के प्रोसीजर में आप अटके पड़े थे, और अब ये जो स्ट्रक्चर अब जो हुआ है, अब जो बना है, तो दिस इज अगेन एक अनइक्वल डिवीजन है। जनरली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेल दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देता है ना, दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर लेता है एक पर्टिकुलर सेल, है ना। अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन है। क्या है, अनइक्वल डिवीजन। तो यहाँ पे एक छोटी सी पोलर बॉडी बनेगी और यहाँ पे एक बड़ा सा सेल बनेगा, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte फिर फर्दर डिवाइड करा, कब, जब स्पर्म ने एंट्री करी। तो बेसिकली यहाँ पे स्पर्म की एंट्री भी दिखा देते हैं कि यहाँ पे स्पर्म की एंट्री है, दिस इज योर सेकेंड पोलर बॉडी। और अब जो ये जो है एक्चुअली में आपका ये ओवम है ना, और इसको मतलब एक्चुअली में ओवम जो मतलब बेसिकली ओवम भी नहीं कहेंगे, एक्चुअली में जो फीमेल का गैमीट है, और इसको नाम दिया है हमने ooted, और यही आपका एग है। तो ओवम एग नहीं है सर, एक्चुअली में हमने पता है ओवम इसको नाम दे रखा है। तो ये ooted जो है वो ओवम नहीं है, नहीं, एक्चुअली में हो क्या रहा है कि हम गैमीट की बात कर रहे हैं। तो गैमीट की बात कर रहे हैं, तो सर गैमीट में हम किसको नाम देंगे फिर, कि विच इज द एक्चुअल गैमीट। ये डिपेंड करता है आपसे क्वेश्चन किस रेफरेंस में पूछा जा रहा है और कहाँ का पूछा जा रहा है। अगर रिलीज ऑफ द फीमेल गैमीट पूछा है, इसके बारे में आप बताओ। फ्यूजन के बाद का पूछा गया है, इसके बारे में बताओ। ऐसे सिंपल। ओके, नाउ सून, इसके बाद क्या होता है, सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, जो न्यूक्लियस का जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो हैप्लॉइड होता है, एंड द ओवम, ओवम का भी हैप्लॉइड है, वो फ्यूज करेंगे और टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, न्यूक्लियस को हम
कैरियोगैमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैरियोगैमी। इसको हम एम्फी मिक्सिस भी बोल सकते हैं। ये अतिरिक्त ज्ञान है बाय द वे, ठीक है। तो एम्फी मिक्सिस भी बोल सकते हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन द जाइगोट? तो जाइगोट में कितने होंगे? अब 23 पेयर्स हो जाएंगे, क्योंकि 23 स्पर्म से 23 ovum से। One has to remember that the sex of the baby has to be decided by the at this stage itself। अब ये डिपेंड करता है कि स्पर्म के पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे हैं, क्योंकि ओवम के पास तो एक्स एक्स सेम है। एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज एक्स एक्स। ऑटोसोम्स होंगे 22 ऑटोसोम्स, है ना। आई थिंक ये आपको पता होगा, और नहीं पता तो मैं क्विकली बता देता हूँ बहुत जल्दी जल्दी। देखो, ऐसा होता है, हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, है ना। उसमें से हमारे पास 22 पेयर्स जो होते हैं वो सब में सेम होते हैं, और उसको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स या फिर सोमैटिक क्रोमोसोम। और जो एक पेयर होता है उसको हम बोलते हैं बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, या एलोसोम्स भी बोल सकते हैं। अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम हो सकते हैं, किसी में एक्स एक्स होता है, किसी में एक्स वाई होता है। अगर एक्स एक्स है तो वो मेल है, और सॉरी, तो वो फीमेल है, और अगर एक्स वाई है तो मेल है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ओवम बनता है दैट इज कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम प्लस इसके पास 22 पेयर, वो तो है ही है, पर इसके बाद एक एक्स है, ठीक है। और जो हमारा स्पर्म होता है, अब उसके पास तो देखो, फीमेल के पास तो एक्स एक्स है, तो यहाँ पे एक एक्स ही आ गया, ठीक है। जो स्पर्म है उसमें दो टाइप के बनते हैं। कौन से? 22 पेयर प्लस एक्स, और 22, सॉरी पेयर नहीं आएगा यहाँ पे, मैंने पेयर गलत लिख दिया, 22 पेयर नहीं आएगा। हाँ, तो 22 क्रोमोसोम प्लस वाई, तो 22 क्रोमोसोम प्लस वाई, 22 क्रोमोसोम प्लस एक्स, 22 क्रोमोसोम प्लस एक्स, और यहाँ पे हालांकि एक और बनेगा 22 क्रोमोसोम प्लस एक्स। अब ये दोनों क्योंकि सेम, ये वाला और ये वाला सेम टाइप का है, तो हम कहते हैं कि भाई इस वाले को मत ही लिखो, कोई बनेगा हालांकि, बट लिखो मत, हम ये कह रहे हैं, क्योंकि ये आपका फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगा। तो ये तो गया ना, तो इसको छोड़ो। तो ये बना हमारा। तो अब ये स्पर्म ये वाला भी फ्यूज कर सकता है, ये वाला भी फ्यूज कर सकता है, मतलब कि जो स्पर्म बनेंगे वो 50-50 बनेंगे। तो 50% ये वाले बनेंगे और 50% ये वाले बनेंगे, तो 50-50, इट्स लाइक दैट। तो मेल में कौन सा होता है? एक्स वाई। देयरफॉर ऑल हैप्लॉइड गैमीट्स यानी कि ओवा जो फीमेल में है प्रोड्यूस बाय द फीमेल हैव द सेक्स क्रोमोसोम एक्स। उनमें सब में जो गैमीट प्रोड्यूस करा फीमेल में, उसमें सब में एक्स भरा पड़ा है, 22 प्लस एक्स वाई, है ना। Whereas in the male gametes जो sperms होते हैं, chromosomes could bear either x और y। जो sperm आ रहा है वो x वाले भी आ सकता है, y वाले भी आ सकता है, क्योंकि जो 300 मिलियन प्रोड्यूस हुए थे उसमें से 150, लगभग लगभग 150 एक्स वाले होंगे, और लगभग लगभग 150 वाई वाले होंगे। हमें क्या पता कौन सा आ गया है। Hence 50% of the sperms carry X chromosome while 50% carry Y chromosomes। After fusion, the male and female gametes of the zygote would carry either या तो XX बनेगा या XY बनेगा। जाइगोट के अंदर 22 22 तो फ्यूज हो जाएंगे। फीमेल का X ओवम में वो तो रहेगा ही रहेगा। अब मेल का जो स्पर्म था उसके साथ X आया था उसमें या Y आया था, ये डिपेंड करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द वेदर द स्पर्म कैरिंग द X और द Y, जिसने फर्टिलाइज कराया ओवम को, उसके पास X था या Y। तो द जाइगोट कैरिंग XX, अगर XX बना तो इट विल डेवलप इनटू फीमेल, और अगर वाई वाई एक्स वाई रहा तो बेसिकली वो मेल बन जाएगा। यू विल लर्न अबाउट द क्रोमोसोमल पैटर्न्स इन द चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हमारे क्रोमोसोमल पैटर्न्स और ये सब चीज़ें ज़्यादा डिटेल में है, ठीक है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि साइंटिफिकली इट इज़ द फादर हु इज डिसाइडिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, नॉट द मदर, है ना। तो साइंटिफिकली हम ऐसा बोल सकते हैं, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, और ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये हमारा बता रहा है स्टेजेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, उसका जो हमारा गैमीट है उसका मूवमेंट, और फाइनली इम्प्लांटेशन। तो ये देखो जो पहली स्टेज है वो बेसिकली अनफर्टिलाइज्ड ओवम है, जिसके आसपास कोरोना रेडिएटा वगैरह सेल्स हैं, ओके। देन द सेकेंड स्टेज, बी स्टेज, इज रिप्रेजेंटिंग फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। जो सी वाला पोर्शन है, ये कह रहे हैं कि सी में क्लीवेज स्टार्ट हो गया, सी में क्लीवेज स्टार्ट हो गया, क्लीवेज, स्पेलिंग गलत हो गई थी, कोई बात नहीं। क्लीवेज, अभी क्लीवेज क्या होता है? क्लीवेज एक डिवीजन होता है, सेल डिवीजन। आप देखोगे कि ए से लेकर के जी तक, मतलब ये ऐसे जो ये जो पूरी सीरीज जा रही है यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज सेम है,
ए वाले का साइज सेम है, बी वाले का साइज सेम है, ओवरऑल जो गोला बना हुआ है, स्फीयर जो बना हुआ है, इसका साइज सेम है, साइज सेम है, साइज से अंदर के सेल्स को मत देखो, पूरा ओवरऑल देखो। तो ओवरऑल साइज सेम है। तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में कि जो ये ओवम था, ये ह्यूमन का सबसे बड़ा सेल था। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर रहे हैं कि भाई अलग अलग सेल्स बनाओ इसके, क्योंकि इतना बड़ा अगर इम्प्लांट कर दिया तो भाई दानव पैदा हो जाएगा, है ना। तो दैट्स वाई व्हाट वी आर सेइंग इज कि भाई इसको छोटा छोटा करो। तो इसके जो छोटे छोटे ये सेल्स हैं जिनमें हमने इसको ब्रेक डाउन करा, उसको तो हमने बोला ब्लास्टोमियर्स, सेल्स नहीं बोलेंगे, ब्लास्टोमियर्स बोला, ठीक है। और जो डिवीजन जो हो रहा है इसमें, रैपिड जो डिवीजन हो रहे हैं, उनको हमने बोला है, क्या बोला है, हालांकि रैपिड नहीं है, तो उन डिवीजन को हमने क्या बोला है, क्लीवेज बोला है। मियोटिक कौन सा डिवीजन है बाय द वे, माइटोटिक ही है, माइटोटिक मतलब माइटोसिस ही चल रही है, लेकिन उस डिवीजन का नाम हमने क्लीवेज रखा है क्योंकि साइज सेम रख करके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी ब्लास्टोमियर्स हैं, बिल्कुल। ये सारे जितने भी आपको ये ऑरेंज कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये सब ब्लास्टोमियर है। तो पहले दो थे, फिर चार, चार से कितने हो जाएंगे, आठ। आठ वाली स्टेज को हमने मोरुला बोला है। मोरुला का मतलब होता है, ये आया है मलबेरी से, मतलब कि शहतूत। तो शहतूत के जैसा स्ट्रक्चर ये बेसिकली बन जाता है यहाँ पर, मतलब माइक्रोस्कोप में देखने पे ऐसा लगता है। तो मोरुला। फिर आता है ब्लास्टुला। तो यहाँ पे ये ब्लास्टुला, ये 16 to 32 स्टेजेस का हो सकता है। अगेन जैसे जैसे सेल्स के नाम नंबर बढ़ते चले जाएंगे, नेम्स आते चले जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर है बेसिकली। तो दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से 64, 64 से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बेसिकली होगा क्या, एट द लास्ट ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है ना, समझेंगे अभी। इस काम के लिए लगभग लगभग 5 से 7 दिन लगते हैं। वैसे तो 5 ही दिन लगते हैं, लेकिन ऊपर का मान के चलो 7 लग सकते हैं, लेकिन 7 नहीं लगते, मैं ये कहूँगा 5 ही लगते हैं, लेकिन 4 या 5 में हो जाता है काम। 7 दिन बहुत ही ज़्यादा कोई डिले अगर हो रहा है तो, ठीक है, ओके। और आपको यहाँ पे देखो, जब आप ट्यूब में देखोगे तो यहाँ से रिलीज हुआ, यहाँ पे देखो एम्पुलरी जंक्शन में फर्टिलाइजेशन दिखा गया, फिर कौन सा इवेंट कहाँ कहाँ हो रहा है वो सब आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर डायग्राम में। और देखो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो गया। तो इम्प्लांटेशन यहाँ पे ये भी बता दिया गया डायग्राम में कि इम्प्लांटेशन यानी कि जो एम्बेडिंग है वो इस फर्टिलाइज्ड ब्लास्टोमियस, मतलब जो इसमें 2 सेल्स थे उसकी नहीं हो रही, 4 सेल वाले की नहीं हो रही, 8 सेल वाले का नहीं हो रहा, किसका हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट का। अभी जो ब्लास्टोसिस्ट है ये है क्या बेसिकली, तो हमने कहा ब्लास्टोसिस्ट में एक तो चारों तरफ की ये जो ग्रेइश कलर की लेयर है, इस लेयर को हमने बोला है ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और अंदर की जो ऑरेंज सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं इनर सेल मास। ये इनर सेल मास ही बेसिकली जाइगोट को बनाएंगी। और जो ये ट्रोफोब्लास्ट है ये एम्बेडिंग में काम आता है, धंसने में काम आता है। इसको जल्दी से समझ लेते हैं कि द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द स्थमस टू द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। तो उसमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है टुवर्ड्स द यूट्रस, यूट्रस की तरफ जैसे जैसे वो मूव करता है, कौन, ओवम, एंड फॉर्म्स 2, 4, 6, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स, है ना, ठीक है। The embryo with the 16 to 18 blastomere is called the morula, and the morula continued to divide and forms the blastocyst. बीच में ब्लास्टोला बनेगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ब्लास्टोसिस्ट जो होता है उसके अंदर ये वाला जो खाली स्पेस है इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील, COEL, ब्लास्टोसील, ठीक है, ओके। एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस, वो और फर्दर यूट्रस में मूव करता चला जाएगा जब तक ब्लास्टोसिस्ट ना बन जाए, ठीक है। The blastomeres in the blastocyst are arranged into an outer layer called trophoblast, जो कि अभी हमने देखी, and the inner group of cells attached to the trophoblast inner cell mass, तो उससे attached inner cell mass। The trophoblast की जो लेयर है then gets attached। अब ये trophoblast की जो लेयर है वो किससे अटैच होगी, देखो एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाएगी। और जो इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएट कर लेगा, अपने आप को डेवलप कर लेगा, किसमें, एम्ब्रियो। यही बताया था मैंने। आफ्टर द अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स, मतलब यूट्रस के जो सेल्स हैं बेसिकली वो रैपिडली डिवाइड करेंगे और पूरे के पूरे ब्लास्टोसिस्ट को एक्सेप्ट करके उसको कवर कर लेंगे, ताकि कि भाई उसको अंदर ले लो, उसको डेवलपमेंट स्टार्ट करना है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट जो होगा वो एम्बेड हो जाएगा, किसमें, यूट्राइन में, मतलब यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसमें एम्बेड हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। और जिसकी वजह से क्या होता है बेसिकली, प्रेगनेंसी होती है। तो यही प्रेगनेंसी है,
तो प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन नहीं है, नहीं, फर्टिलाइजेशन अलग चीज है, इम्प्लांटेशन इज बेसिकली कॉल्ड प्रेगनेंसी। तो सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो सकता है और फेल्ड इम्प्लांटेशन हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हुआ लेकिन एक फेलियर ऑफ इम्प्लांटेशन विल रिजल्ट इन नॉन प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगी उस केस में। ओके, नाउ द सेकंड लास्ट थिंग जो प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।